तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट पिक्चर में? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, और जो माइक्रो गैस बोला था ये सब सॉल्व करके हो गया है। निकाल लो और उसे ऐसा निकाल दीजिए। चलो बताओ कौन सा निकालोगे? थर्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसमें दो सोलर एटम, दो ऐसे एटम होते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? स्टार्टिंग में बताया अटैकिंग रीजन सारा। अटैकिंग रीजन में क्या बताया? अटैकिंग एजेंट्स आर दोज व्हिच अटैक ऑन द सबस्ट्रेट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और इंटरमीडिएट पर जो अटैक करते हैं ना, मतलब सबस्ट्रेट अटैकिंग का दो तरीके होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग वो होता है जिसको क्या प्लस होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? माइनस। ठीक है, तो कह रहा है कि एम्बिडेंट, एम्बी मतलब होता है ड्यूअल कैरेक्टर। ठीक है, तो जिसके पास दो ऐसे डोनर एटम को जो डोनेट कर रहे हैं, मान लो कि न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियस दबी हुई तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इसके पास दो ऐसे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। जैसे देखो जब NO2 होता है ना, NO2 हो गया, Cn हो गया, SCN हो गया, NH2OH हो गया, ये सब के सब होंगे। देखो ये क्या होगा, एक नया टर्म है, वैसे आगे बढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नहीं, बट एमबी, एमबी वर्ड आएगा मतलब क्या, उसका मतलब ड्यूअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सपोज करो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है Nu माइनस होता है, या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होता है, जिसको चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल बताया होगा दो कैटेगरी, एक क्या नेगेटिव चार्ज, और एक क्या न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है? जिनके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जिसके पास लोन पेयर है वो भी जाके जुड़ सकता है, जिसके पास नेगेटिव वो भी जाके जुड़ सकता है, मतलब पॉइंट। और लोन पेयर किसके पास होता है? O के पास होता है और N के पास होता है। ठीक है, और जो क्या करता है, किसी के साथ जाके जुड़ता है। तो कहने का मतलब इन सारे केसेस में देखो, N के साथ, O के साथ, NH माइनस और NO2 माइनस, इन सब में N भी जुड़ सकता है और O भी जुड़ सकता है। इसलिए देखो एमपी जेड नहीं होता, एमपी जेड मतलब इसमें दो साइड्स हो जो जाके क्या हो, जुड़ जाए, मतलब जैसे देखो NO2 माइनस दिखा है, ठीक है, तो इसमें O जुड़ता है, तो जब O जाके जुड़ता है, मान लो कि सबस्ट्रेट ऐसे कुछ है, RX था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RNO2 भी लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ RONO भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है? X को हटाया और किसको जोड़ा आपसे? NO2 से, और किसको जोड़ा आपसे? NO2 के O से। तो यहाँ कौन सा एटम जुड़ा? N, और यहाँ कौन सा एटम जुड़ा? O। तो दोनों के दोनों आगे क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब वो, एमडी का मतलब होता है इसके पास दो सेंटर्स होते हैं जहां से क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट के जुड़ सकता है, और मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एमडी की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है,
H2OH क्योंकि N भी है और कौन है O भी है ना। उसके बाद NC माइनस और NO2 ये तीनों आएंगे। ठीक है। एम्बीडेंटेड समझा कि नहीं क्या हुआ। एम्बीडेंटेड सबको समझा क्या होता है एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड जब पोटेंशियल फॉर्म पर तो क्लियरली आएगा एम्बीडेंटेड के बारे में। तो ये एमबी होता है। ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा है डीपी डीपी बताओ। तो अच्छा इसमें 1 में कौन सेकंड में कौन 1 में बराबर है 1 में 10 which pH both nucleophiles as well as electrophiles। तो देखो CH3NH2 है तो कौन ब्रिज है इसमें कार्बन ब्रिज नहीं कौन ब्रिज है नाइट्रोजन ब्रिज है राइट। तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा क्योंकि नाइट्रोजन इज न्यूक्लियोफाइल। CH3OH पे जाके जुड़ेगा कौन ओ ओ जो है वो का पास लोन है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल काम करेगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल। CH3Cl में न्यूक्लियोफाइल कौन है Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल Cl के पास लोन है लेकिन CH3Cn जो है देखो इसमें CH3Cn ऐसे बना हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N तो ये प्लस सेंटर होता है और ये माइनस सेंटर होता है। ठीक है। CH3Cn क्या होता है प्लस सेंटर भी होता है और क्या होता है माइनस सेंटर भी होता है। तो जिसके पास प्लस सेंटर भी है और माइनस सेंटर भी है तो दोनों साइड क्या हो सकता है वो ऐड कर सकता है एज इलेक्ट्रोफाइल होता है द पॉइंट तो सी कैन एक्ट एज सी जो है वो क्या होगा सी होगा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा सी इलेक्ट्रॉन लविंग होगा देखो बनेंगे इलेक्ट्रोफाइल और ये जो है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होगा। तो दोनों इसमें सेट आ रहा है सी भी आ रहा है एन भी आ रहा है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड है देखो वहां पे रिएक्शन हो सकता है रिएक्शन भी हो सकता है वहां पे क्या है पाई बॉन्ड आपने शिफ्ट होकर रिएक्शन करना। ठीक है। तो ये उस केस में जिस केस में पाई बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है देखो अगर ये सिंगल बॉन्ड होता सपोज कर मैं ऐसे लिखता है ऐसे दिखा देता हूँ कि क्यों डिफरेंट है सपोज मैं लिखता CH3CN ठीक है CH3CH2 सपोज कर ऐसा लिखता हूँ तो भी प्लस माइनस है तो भी तो प्लस माइनस है लेकिन इस केस में ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है राइट पाई बॉन्ड नहीं है तो इसके पर कोई आके जुड़ नहीं सकती पाई बॉन्ड रहेगा तो आसानी से टूटता है और जाके टूटती है समझा। तो पाई बॉन्ड का होना इंपॉर्टेंट है रिएक्शन करने यहाँ पे पाई बॉन्ड तो है नहीं तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है सिर्फ ये एक्ट करेगा कैसे एक्ट करेगा ये जाके रिएक्शन करेगा तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा कार्बन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता समझा तो इसमें सिर्फ क्या है ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है तो क्या हो सकता है शिफ्ट हो सकता है इधर का उधर तो यहाँ पे आके जुड़ सकता है ट्रिपल बॉन्ड से डबल हो सकता है डबल से सिंगल हो सकता है तो इसलिए इसके ऊपर रिएक्शन हो सकता है इसके ऊपर रिएक्शन नहीं हो सकता तो फिर देखो कौन करेगा नाइट्रोजन यहाँ पे दोनों कर सकते हैं। इसलिए पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर प्लस माइनस होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में होगा तो हम नहीं बोल सकते तो जिसके पास रिच होगा वही न्यूक्लियोफाइल मतलब आएंगे। तो ये देखो बहुत क्लियरली समझे हम रिएक्शन को समझे आगे बढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट इन दोनों में ध्यान रखना है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड का होना इंपॉर्टेंट पाई बॉन्ड तभी जाके क्या होगा दोनों काम करेंगे। ठीक है क्योंकि पाई बॉन्ड में क्या होता है रिएक्शन आसानी से होता है पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और क्या करता है वो रिएक्शन तो सी भी रिएक्शन कर सकता है और एन भी कर सकता है राइट। और अगर ऊपर वाला है CH3 CH2NH2 तो उसमें सिर्फ N ही रिएक्शन कर पाएगा C नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि N के पास क्या है इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड तो टूटने वाला है इसलिए उसको सिर्फ हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे और नीचे वालों को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बोलेंगे साइनाइड्स जो होते हैं दोनों रिएक्शन ठीक है।
the reaction is being produced by homogeneous cleavage of bond. हाँ बिल्कुल फ्री ऐड करोगे ना, फ्री ऐड करोगे ना, डाउट है इसमें, डाउट है। हाँ केबल मतलब क्या होगा, देखो केबल मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसा होता है, जैसे बॉन्ड कोई है, अभी बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो टूटा क्या हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए, दोनों अलग क्लीवेज हो गए, बॉन्ड का टूटना क्लीव होना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है। और कौन सा 1 2 देन में dp1, ओके dp2, हां इस तरह के स्टेटमेंट अबाउट कार्बीन, तो मैं कार्बन बता देता हूँ क्या होता है, तो लिख लो कार्बीन क्या होता है, कार्बन बताया नहीं था ना कार्बन क्या होता है, इंटरमीडिएट कौन कौन से बताए हैं, कार्बो के टाइम बताया है, और क्या बताया है, कार्बन 9 बताया है, और क्या बताया है, रेडिकल बताया है, एक और इंटरमीडिएट को कार्बीन कहते हैं, कार्बीन, कार्बीन कुछ ऐसा होता है, देखो ये सी है, इसके साथ कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं और इसके पास कुछ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये कार्बीन होता है, कार्बन मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड्स, कार्बन के कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इससे कुछ जुड़ा होगा, H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन जो होता है 2 तरीके का होता है, अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पड़े हुए हैं, ये X है और ये X है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में ऐसे हो सकते हैं, और ये ऐसा भी हो सकता है X X, और ये पेयरिंग भी हो सकता है, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं कार्बन के पास, वो पेयर भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन, इसको कहते हैं सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट वर्ड की वर्ड कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, उसे फॉर्मूला होता है 2s+1, तो s इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसके लिए हाफ और इसके लिए हाफ करोगे, तो ये हो जाएगा 2 और इनटू 1 एंड प्लस 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है, हाफ मतलब इसके लिए क्या होगा, हाफ हाफ 1 हो जाएगा, तो 2 इनटू 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये क्योंकि पेयर्ड है तो हाफ हाफ कैंसिल होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2s+1 की वैल्यू आएगी 1, तो इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, जिसमें पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, जिसमें दोनों अनपेयर्ड होते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन, और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे बोलते हैं ऑक्टेट, वैसे बोलते हैं सेक्सटेट, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिख लो। इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा, है ना, 8 होगा तो क्या होगा ऑक्टेट, 8 तो है नहीं, कार्बन के पास क्या है, कितने 6 है, इसका मतलब कैसा है ये, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मॉलिक्यूल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट की चीज है, तो उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन सीख नहीं होगा, ऑक्टेट अचीव करना चाहिए, जैसे कार्बोकेटायन होता है, जैसे रेडिकल होता है, तो कुछ उसी तरह का स्पीसीज है, लेकिन कार्बोकेटायन में प्लस होता है, रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें रेडिकल में, कार्बोकेटायन में भी 6 होते हैं, लेकिन यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हम्म, ये इनकरेक्ट होता है ना, तो बी तो करेक्ट है, सेक्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या,
6 इलेक्ट्रॉन कितना है 7 करेक्ट हो गया ना उसके बाद से इट इज न्यूट्रल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा ये इनकरेक्ट स्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच नहीं क्या है डेफिशिएंट होगा ना कंप्लीट नहीं है ना तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच ये इनकम्प्लीट या ठीक है डीपी क्यों डाउन कौन सा डीपी क्यों डाउन है कौन सी नहीं देखो ये नहीं देखिए नहीं वो फिर कौन सा ओके तीन सेकंड मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन देखो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन मतलब क्या कार्बन आयन कैसे स्टेबलाइज होगा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय माइनस n माइनस h माइनस i राइट नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय माइनस n माइनस h माइनस i ओके तो देखो इसमें क्या कोई रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है आपका फर्स्ट केस में CH2 रेजोनेंस लग रहा है क्या नहीं है सीधा माइनस i आएगा इसमें तो पहले वाले ऑप्शन में NO2 का माइनस आई हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में नहीं है नेगेटिव में माइनस तो इसमें NO2 का माइनस आई इसको स्टेबलाइज करता है सेकंड केस में Cl का माइनस आई स्टेबलाइज थर्ड केस में Br का माइनस आई स्टेबलाइज कर रहा है और फोर्थ केस में CH3 का प्लस आई इसको क्या कर रहा है डी स्टेबलाइज कर रहा है तो क्या पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन केस कौन सा स्टेबल NO2 का माइनस ठीक है then और दोस्तों सेकंड के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है थर्ड नहीं फोर्थ which is more basic in CH3 than H and H minus है ना more basic than तो फिर CH3 तो देखो more basic देखने के लिए stronger the acid weaker the conjugate base which is more basic than तो nth basic होता है basic मतलब क्या होता है बेसिक मतलब क्या होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वही तो बेसिक होता है बेसिक क्या पता है हाइड्रोजन बेसिक क्यों होता है क्योंकि नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियर होता है क्या करता है डोनेट करता है ये तो करता है नाइट्रोजन तो कह रहे हैं कि कौन नाइट्रोजन से ज्यादा एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन देने इन चारों तीन केसेस में से कौन ऐसा है जो नाइट्रोजन से ज्यादा एबिलिटी रखता है क्या करने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन है नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रॉनिक कौन कार्बन ऑक्सीजन तो नहीं है तो ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज होता है राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो भी नहीं हो सकता वो भी नहीं देगा तो कौन देगा CH माइनस ना पॉइंट क्योंकि उसकी कार्बन से ज्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन देने ठीक है नेक्स्ट 5 में क्वेश्चन है 5 में क्वेश्चन 4 the body can is involved in resonance तो देखो इसमें रेजोनेंस में देखा थर्ड ऑप्शन तो समझ में आएगा सीरियसली देखो फोर्थ ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर देते हैं एक उसका रेजोनेंस थर्ड दिख रहा हो कौन सा रेजोनेंस दिखाई दे रहा है थर्ड में CH2 और C प्लस का वो रेजोनेंस दिखाई दे रहा है प्लस 4 डबल बॉन्ड अब देखा तो बाकी रेजोनेंस नहीं है ठीक है तो अब ऐसे देखो ये जो लिखा हुआ है ना कुछ केसेस ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा केस हो सपोज करो ऐसा केस हो जैसे केस शिकायत को लिख लो अगर ऐसा केस हो सपोज करो ऐसा केस ठीक है इस पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पोजीशन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है किसके रिस्पेक्ट में CO के रिस्पेक्ट तो रेजोनेंस हम कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होता है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है नो कॉन्जुगेशन लिख लेना है पता तो क्यों नहीं होता है ये नो कॉन्जुगेशन यहाँ ये मूव नहीं करेगा रेजोनेंस नहीं है बट यहाँ रेजोनेंस है
Cu की एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज होता है विद रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस है। उसका रीजन सिंपल ये है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है, राइट। तो अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, उसको खींच लेगा। कैसे खींचेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर कार्बन पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, मतलब पॉइंट। तो ये कॉन्जुगेशन नहीं, मतलब ये इधर मूव नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने वाला नहीं है। तो अगर कार्बन रिच है तो इसे मूव अपना शेयरिंग कर सकते हैं, इधर का उधर, इधर का उधर, इधर डबल, इधर ये, इधर उधर आ जाए नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर कार्बन पॉजिटिव है तो इसको ये शेयर नहीं करने वाला, मतलब ये कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा, ये ऐसा इधर से इधर नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ने वाला ही नहीं है। तो अगर Cu की एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज है तो वो कॉन्जुगेशन नहीं है, और अगर Cu की एडजेसेंट नेगेटिव चार्ज है तो क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि हमने क्या पढ़ा है कि जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के एडजेसेंट होता है तो क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो ये भी वही होना चाहिए, इसको भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए और इसको भी कॉन्जुगेशन, मतलब ये इधर ये डबल बॉन्ड इधर आना चाहिए, इसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, राइट। ऐसा होना चाहिए। अगर सपोज करो इसको बनाता हूँ तो क्या होगा, ऐसे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, और ये बनेगा O, क्या बन जाएगा, ये O बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। और अगर इसमें बनाओगे तो क्या बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C, और ये क्या बन जाएगा, O माइनस। ठीक है। अब ये नहीं अचीव हो सकता, ये अचीव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव आ रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है इसमें। तो ऑक्सीजन कभी नहीं चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबलाइज करे, मतलब पॉइंट। तो डबल बॉन्ड है सर, बोलते नहीं क्या, ये डबल बॉन्ड नहीं करे, तो ये कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन क्या है, जब क्या होगा, कार्बन के पास नेगेटिव होगा तो ये कॉन्जुगेशन। तो ये सिचुएशन याद रखना पड़ेगा। पहले सिचुएशन ये है, सबको मतलब बांटिए, ऐसे सिचुएशन याद रखना है। सेकंड सिचुएशन बताता हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें दिखेगा, जैसे सपोज हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, और मैंने लिखा NH3 प्लस, ऐसा लिखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि डबल बॉन्ड व्हेन इट इज एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्जुगेशन। अगर सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, है ना, कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन। लेकिन ये कॉन्जुगेशन नहीं है। इसका रीजन ये है कि N के कितने बॉन्ड बने सकते हैं, N के कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं। N के कभी 5 बॉन्ड नहीं बनते, N के 4 बॉन्ड क्या होते हैं, मैक्सिमम। तो अगर ये इधर से इधर मूव करेगा तो 5 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में डबल बॉन्ड है, तो ये N जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज, और ये C कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो हमें यहाँ पे sp3 नहीं, हमें क्या चाहिए, sp2 चाहिए, तभी ये बॉन्ड और बनाएगा। तो ये कॉन्जुगेशन नहीं है, ये कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस पे केमिकल बॉन्ड के क्लियर कॉन्सेप्ट लगते हैं कि N 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बना नहीं सकता है। तो अब यहाँ पे अगर इसको घुमा देंगे तो इधर आएगा बॉन्ड, तो N की 4 ऑलरेडी एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो N कितना बन जाएगा, 5, बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं। तो कुछ सिचुएशंस, एक दो सिचुएशन उसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। ठीक है, लगता है कि डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज नॉट कॉन्जुगेट। तो कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था, अभी तो फॉलोइंग कैलाश इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। तो एक तो अभी बता दिया, फोर्थ वाला केस क्या है, कैसा केस है, अभी बताया ये वाला केस, नाइट्रोजन वाला केस है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं हो सकता। और सेकंड वाला केस भी बता दिया, ये वाला जो बताया ऊपर केस, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन लेता है, नेगेटिव वाला कॉन्जुगेशन हो जाता है। आगे देखो CH2 प्लस Cl पे भी वही लॉजिक, क्या लॉजिक है, CH2 प्लस Cl, ऐसा है CH2 प्लस, और क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये पाई बॉन्ड है, इसको इधर मूव करना चाहिए, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको इधर मूव नहीं करने दें। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा ना तो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, देखा तो देखो। अभी यही सिचुएशन है कुछ, ये लिख के हो गया। अभी देखो ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन के थ्रू आ गया है, तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसा रहा तो कॉन्जुगेशन है, ऐसा रहा तो ऐसा रहा कॉन्जुगेशन, ऐसा तो कॉन्जुगेशन नहीं, ऐसा रहा तो कॉन्जुगेशन नहीं। तो अभी सिचुएशन दिखाई देगी तो हमें याद रखना है।
और उसका लॉजिक है, बट ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि कब होगा कब नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कुछ सिचुएशन है CH2 प्लस NCN और है CH2 माइनस NCN, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अलोंग में कॉन्जुगेशन होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मैंने लिखा है नहीं है, बट ट्रिपल बॉन्ड बहुत कम आता है इसमें केसेस में, मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आता है, इसके डबल लिखा है। बट ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, ये भी क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो शिफ्ट होगा, और नाइट्रोजन क्या चाहता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये मूव कर जाएगा, ऐसा हो सकता है। और इसकी डबल बॉन्ड एन हो सकता है, और एन क्या बन सकता है, नेगेटिव बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सी एन इधर ये पॉजिटिव है, तो ये कभी भी इधर से नहीं घूम सकता। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और N प्लस लेना नहीं चाहेगा इसे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है। सिमिलर सिचुएशन है CH2 प्लस NCO, CH2 माइनस NCO, ये कॉम्बिनेशन। माइनस चार्ज क्या होता, घूम जाता, प्लस चार्ज है तो ले जाए कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दो तीन ये क्वेश्चन के थ्रू ना, देखो ये केसेस ऑलरेडी इस क्वेश्चन के थ्रू आ गया, जो कि हम कहते हैं कि कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन लिखा होगा। बाकी थर्ड समझ में आ रहा होगा, डबल बॉन्ड है इसका पोलराइजेशन इन एक्रोलीन। अब एक्रोलीन मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल का CH डबल बॉन्ड CH स्ट्रक्चर क्या है, वही एक्रोलीन होता है, ठीक है, इसका एक्रोलीन होता है। पोलराइजेशन की बात कर रहा है। देखो पोलराइजेशन का तुम देखना है तो सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीजन प्लस माइनस चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे फोकस होगा, किससे फोकस होगा, ऐसा स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का। CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी ये है C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज अभी इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा ये, ऐसे जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल से मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पे क्या होना चाहिए, अगर इसका रेजोनेंस साइड बनाओगे तो कहां पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेंस साइड बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखो CH2 CH CH और ये O, और इस पे कुछ आएगा प्लस, और इस पे कुछ आएगा माइनस। तो ऑक्सीजन हमेशा क्या रहना चाहेगा, माइनस देना चाहेगा, ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, माइनस देना चाहेगा। और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन कभी प्लस नहीं जाएगा, ऑक्सीजन कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, है ना। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स पे देखो, ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहा है, माइनस, फोर दिखेगा, ठीक है। तो वैसे याद रहेगा ऑक्सीजन शुड बी माइनस चार्ज, ऑक्सीजन भी माइनस देना। तो इसे सिंपल लॉजिक यूज होता है कि माइनस कार्बन के साथ कम है, ऑक्सीजन का नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो। तो एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड दिया है इसका, इसे जब बनाओगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे आता है। CH2 ये बनता है प्लस, ये बनता है CH, ये बनता है CH, ये बनता है O माइनस बनता है, और यहाँ जाता है डबल बॉन्ड। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 हो गए, तीन ही कार्बन है उसमें ना, कार्बन कितने, तीन है ना, हाँ तीन ही कार्बन है। ये है CH, अब इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये प्लस हो गया, डबल बॉन्ड C, और ये बनेगा O, ये बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में इधर प्लस इधर क्या है, ठीक है, प्लस माइनस। तो इसी को हमने कैसे बना दिया, RH के फॉर्म बना दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यही स्ट्रक्चर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फोर्स, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के साथ होता है ना। तो CC बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, CC बॉन्ड लेंथ फर्स्ट केस में अल्फा जो है, बीटा डबल, gamma, it is in between double and single because there is conjugation. The point resonance हो रहा है, तो क्या होगा,
डबल होगा ना, क्या होगा सिंगल। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर सिंगल का 1 होता है, डबल कितना होता है 2। बॉन्ड ऑर्डर सिंगल कितना होता है 1, डबल कितना होता है 2। बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट केस में CH3 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, बीटा होगा बॉन्ड ऑर्डर 2, और जो गामा होगा दैट इज इन बिटवीन 1 एंड 2, इन बिटवीन 1 एंड। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो रिलेट कर लो उसको अभी। ठीक है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, डबल और सिंगल के बीच वाली बात। बॉन्ड से पूछा ना, बॉन्ड ऑर्डर आया अपोजिट कर दो। बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना, बॉन्ड कितना आता है 1 बताया, अल्फा इज 1, बीटा इज 2 एंड गामा इज 1 एंड 2। मतलब पॉइंट, तो गामा दोनों के बीच में आ जाएगा, तो उसको रिवर्स कर दो। मतलब इसी सबसे छोटी वाली होगी उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ठीक है। इनवर्स होता है, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, द हायर द बॉन्ड ऑर्डर द लोअर द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 654 7 are arithmetic in nature. All of these are arithmetic in nature। देखो फाइनल तो पढ़ा हुआ है ना, कुछ तो बताया है भाई, फाइनल तो बताया है, arithmetic फाइनल प्लान 5b 518 तो बताया है ना। सी पायरिटी ने बताया है arithmetic होता है, arithmetic है। कुरान arithmetic होता है 651 से किसी को होता है। एनिलीन aromatic क्यों होता है, क्योंकि एनिलीन बेंजीन दिखाई दे रहा है, as long as benzene नहीं present the molecule is aromatic molecule। तो रिंग प्रेजेंट है, रिंग क्या है 651 से किसी है, तो अगर कोई कंपाउंड को दे कोई स्ट्रक्चर बना दे उसमें एक बेंजीन रिंग बना दे तो मतलब aromatic है। कौन आ गया इधर, बेंजीन। नहीं, N is attached to aromatic system, the N is attached to aromatic, तो ring is aromatic, तो हम क्या करेंगे aromatic। इस कंपाउंड अगर बेंजीन रिंग आ गया तो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग अपने आप में क्या 651 से किसी है, तो उसको मतलब क्या बोलेंगे इसको, किसी और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, इज मतलब पॉइंट, क्योंकि कोई भी एरोमेटिक सिस्टम होगा समझो, तो अपने आप को डिस्टेबलाइज करेगा वो, अपना तो एग्जिस्टेंस मेंटेन करेगा ना, उसके साथ साथ जो करना होगा करेगा, लेकिन अपना एग्जिस्टेंस क्या करेगा, पहले वो मेंटेन करेगा, मतलब अपनी एरोमेटिसिटी को नहीं छोड़ने वाला है। तो एज लॉन्ग एज बेंजीन इज प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स विल बी एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें n के इलेक्ट्रॉन को इसमें दोगे दैट इज प्लस एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो इसका एडिशनल काम है, एरोमेटिसिटी के अलावा वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है सब काम कर रहा है, लेकिन पहला एम क्या होगा कि एरोमेटिसिटी को रिटेन करके रखना, उसको छोड़ना। ठीक है, तो इसलिए कोई भी वैलिन हो पायरॉल हो कोई भी चीज में रिंग आ जाती है वो क्या बनता है एरोमेटिक। हाँ, अब ये एरोमेटिक है, देखो तो डाई फिनाइल बोलते हैं, तो दो रिंग आ गई तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन काउंट कर, तो कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हो गए कितने 3 3 12 हो गया ना। तो अगेन 4n प्लस 2 सिस्टम आ गया, एनसीपीसी सिस्टम आ गया, साइक्लिक फिनाइल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। तो बाई फिनाइल एक रिंग, दोनों रिंग है ना, तो दोनों रिंग क्या है एरोमेटिक तो है, तो अभी क्या बताया है एक भी रिंग एरोमेटिक आगे तो क्या बन गया, कौन सा, हाँ हाँ एक मिनट बताओ। देखो जब भी बाई फिनाइल है तो इसको एक इंडिविजुअल देखो, एक क्या है एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, जब ये एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक क्यों बनेगा, तो रिंग क्या है, एक रिंग क्या है एरोमेटिक, एक रिंग क्या है एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक क्यों बनेगा, तो रिंग वाइज देखो, रिंग वाइज, रिंग मैंने बोला एनएच2 में रिंग में एक बोला ना, क्या बोला ये बोला है कि रिंग, रिंग प्रेजेंट है तो क्या बन गया एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक ही बन गया, बन जाएगा एरोमेटिक, है ना। दोनों रिंग कैसे करना, हाँ इनमें रेजोनेंस हो सकता है बट दोनों क्या करेंगे अपने सिचुएशन को रिटेन करना है,
तो इट इज रेजोनेंस उतना एफिशिएंट इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर रेजोनेंस वर्क क्या हो जाएगा, इनके एलिमेंट्स की लॉस हो सकती है, ये रेजोनेंस उतना नहीं करेगा। रेजोनेंस इसलिए नहीं होता है कि एक और रीजन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड आपकी जगह कैसे घूमता रहता है, तो दोनों रिंग के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और ऐसे घूमता है, और जब घूमता रहेगा ना तो रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन ये जो है इसका रेजोनेंस इफेक्टिव कोई नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस इसलिए सिंगल बॉन्ड क्या करेगा, तो घुमाता है। ठीक है, तो लॉजिक ये समझना है कि एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इट इज गोइंग टू बी, ठीक है, एक रिंग है, दो रिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आता है। तो क्लियर है, ये क्लियर है सेकंड वाला क्वेश्चन। तो फिर सॉल्व, फिर प्रोवाइडर का टाइम जो होता है दैट इज 7 नंबर रिंग, बताया था 7 नंबर रिंग, 7 नंबर रिंग के पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एरोमेटिक होता है, याद आ रहा है क्या, 7 नंबर रिंग याद है, ये वाला 7 नंबर रिंग बताया था, जो विलियम प्रोवाइडर बताया, नाम भी बताया हुआ ऐसा बताया, ये वाला 7 नंबर रिंग, so that is aromatic image। मेरा फिक्स वाला और कुछ इसमें ऑप्शन साइक्लोपेंटाडाइन कैटायन हो जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइन करने का क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, कौन सा, फिफ्थ में, फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन, ओके फिफ्थ का देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ना, एनाइन, यस ऑप्शन क्या लिखा है, साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन कैटायन क्या लिखा है, एनाइन कैटायन, एनाइन मतलब नेगेटिव, इसकी बात करते हैं, ये है साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन and this is cyclopentadiene cation, ठीक है, समझे, cyclopentadiene anion, cyclopentadiene cation। अब ये एरोमेटिक सिस्टम है और ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, ये एरोमेटिक सिस्टम है, ये भी एरोमेटिक सिस्टम है और ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। DPP अब एक काम करेंगे, एक तरह डिस्कस करेंगे अभी, कुछ चीजें जो जीओसी बताना है तो एंड कर देते हैं, जीओसी में कुछ पॉइंट बचा हुआ है तो बता के एंड कर दूंगा, पेपर एक और दोनों पेपर दूंगा, आज में मिलेगा टीबी के लिए, वो भी सॉल्व करना है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूरे जीओसी के हो जाएंगे, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और फिर इसके आगे जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 9 से आगे, ठीक है, तो ये डिस्कस कर रहे हैं, ये बताओ फोर्थ में बताना है मैक्सिमम स्टेबल एरोमेटिक कौन है, सेकंड मैक्सिमम स्टेबल, ठीक है, एरोमेटिक भी देखना है, देन और कौन सा, ये क्या भाई, ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर मैं पहले जीओसी पूरा खत्म करता हूँ, बाय द टाइम मुझे लगता है कुछ चीजें एकदम क्लियर ना हो, क्लियर हो जाएगी, तो बताओगे ना, तो हम 9 से आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद एक और मैं टीवी में दूंगा, उसको सॉल्व करने के बाद देंगे। तो हम लोगों ने क्या कहाँ तक देखा था, क्या देखा था लास्ट क्लास में, लेस ट्रिपल रेडिकल देखा था ना, तो देखो हम लोग बेसिकली जस्ट एंड पे हैं जीओसी के, और जीओसी के एंड में हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल कंक्लूजन की कौन सा कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, कौन सा कार्बे रेडिकल सबसे स्टेबल होता है, तो कार्बोकेटायन में कौन सा देखा था सबसे पहले, कार्बोकेटायन में
कार्बन डाइऑक्साइड में डांसिंग रेजोनेंस था, उसके बाद से एरोमेटिक था, उसके बाद से रेजोनेंस था, रेजोनेंस के बाद क्या था, कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन था क्या, रेजोनेंस डायरेक्ट कॉन्जुगेशन, उसके बाद से हाइपर कॉन्जुगेशन नेक्स्ट ईयर पे, ये बताया राइट। और उसके बाद से बताया था नेक्स्ट रेडिकल में, पहले बताया था रेजोनेंस, फिर बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन और लेस स्टेबल में बता दिया था, है ना। अब इसके बाद अभी हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइड्स। तो नेक्स्ट देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइड जो होता है ना, कार्बोकेटाइन की जस्ट अपोजिट होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइड जो होता है कार्बोकेटाइन की जस्ट अपोजिट होता है, एक्सेप्ट वन केस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइड ये जस्ट अपोजिट होता है एक्सेप्ट वन केस। तो इसमें देखो कार्बेनाइड के केस में 3 मेंबर रिंग वाला नहीं आता है, कार्बेनाइड में डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता है। डांसिंग किसमें होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज 3 मेंबर रिंग, ठीक है, वो डांसिंग रेजोनेंस। कार्बेनाइड में डांसिंग नहीं आता है। दूसरा एरोमेटिक सिस्टम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइल कौन होगा, जो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट होगा। तो कौन होगा एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट, पहले लिखो एरोमेटिक सिस्टम। तो फर्स्ट आएगा एरोमेटिक पार्ट। तो एरोमेटिक कार्बोनाइल में आता है 5 मेंबर रिंग में अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन CP3। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो ये हाईली स्टेबल सिचुएशन जैसे होते हैं एरोमेटिक कार्बोनाइल। तो पहला होता है एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी होती है। सेकंड जो केस होता है दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस और रेजोनेंस वाला केस कॉमन होता है, कॉमन होता है। रेजोनेंस वाला केस में क्या लिखा था, पीएच सी पीएच ये था फिनाइल रिंग, पीएच और नेगेटिव चार्ज, 3 पीएच के। पीएच 2 रिंग कर देंगे, पीएच फिनाइल रिंग एच एंड नेगेटिव चार्ज, पीएच नेगेटिव एच एंड एच एंड देन CH2 double bond CH and CH2 minus. In some the stability of negative charge by resonance. तो इसमें जो होगा 3 रिंग है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज का वैसे स्टेबलाइज होगा राइट। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, 3 3 3 9 and plus 1 10, तो इसके 10 आवर्स। more the resonating structure, more the delocalization of charge and more the stability of the charge, right। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। इसके होंगे 3 + 3 6 and 6 + 1 7 resonating structure, ठीक है। इसका 3 + 1 4 resonating structure, ठीक है। तो इसका इसमें 2 इधर की इधर होगा, मूव करेगा, इधर आ जाएगा 2 resonating। ये समझ रहा है सबको कैसे किया, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज किया रिंग में, वैसे किसको किया, नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर दिया रिंग। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गई। तो एक कॉमन है दोनों में। So first most stable case is aromatic, second most stable case is resonance, and third most stable case जो उसमें लेस स्टेबल केस था, किसमें, कार्बोकेटाइन में। एक केस बताया था पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्रेजेंट ऑन द ट्रिपल बॉन्ड, ऑन द डबल बॉन्ड, ऑन द ट्रिपल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज क्या बताया, तो दैट इज हाईली अनस्टेबल। क्यों, positive charge present on the triple bond, on the double bond, that is highly unstable, positive charge। इसका रीजन क्या था, sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन माइनस आई होता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो माइनस आई, तो माइनस क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, तो वहां पे माइनस क्या होता है, स्टेबल होता है। थर्ड केस लिखो, थर्ड केस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड is negative charge present on double bond or triple bond is stable because negative charge present on the double bond or on the triple bond
is stable because of minus I of sp and sp2 carbon, because of minus I of sp and sp2 carbon। इससे तुम्हें एग्जांपल बताया था ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नीचे हो जाता है, लिखा लिखा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल केस है। यहाँ प्लस लगा तो क्या बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। उसके बाद ये आता है बेंजीन रिंग बना दिया, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज से लगा, तो ये आता है। उसके बाद आता है एक डबल बॉन्ड के ऊपर, तो ये स्टेबल केस होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, फिर ये होता है, ऐसा होता है। पॉजिटिव चार्ज नहीं पढ़ा है लेस स्टेबल, नेगेटिव चार्ज क्या पढ़ा मोर स्टेबल। इसका रीजन क्या है, माइनस चार्ज को क्या खींच रहा है, एसपी का माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइज, और माइनस को स्टेबलाइज कर रहा है sp2 का माइनस आई, और sp का माइनस आई ज्यादा होता है, sp2 का माइनस आई कम होता है। और इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसमें कितने डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसमें ज्यादा माइनस है, इसमें कम माइनस है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल बॉन्ड, राइट। इसी प्लस लगा के उल्टा क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव चार्ज on the double bond on the triple bond is highly unstable and is not conjugation, right। एडजेसेंट रहेगा तो ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑन दी हो तो भी स्टेबल है, और एडजेसेंट तो भी स्टेबल है। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट तो भी क्या है स्टेबल, और ऑन दी डबल बॉन्ड तो भी क्या है स्टेबल। लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर ऑन दी डबल बॉन्ड हो गया तो स्टेबल नहीं है, एडजेसेंट होगा तो स्टेबल, ठीक है। तो ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। तो दिस इज व्हाट इट इज मोर स्टेबल कार्बो कार्बन आयंस, ठीक है। अब देखो लेस स्टेबल कार्बन आयंस, लेस स्टेबल कार्बन, लेस स्टेबल कार्बन आयंस में सबसे पहले एंटी एरोमेटिक, जो कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल था वही अनस्टेबल आ गया। पहले को एंटी एरोमेटिक, लेस स्टेबल में फर्स्ट इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक। तो कार्बन एंटी एरोमेटिक कब बनता है, कार्बन एंटी एरोमेटिक बनता है when it is part of 3 membered ring minus charge, ठीक है। और कार्बन है अगर 5 membered ring बनेगा तो क्या बनेगा, एरोमेटिक हो जाता है, तो हाईली स्टेबल होता है। 7 membered ring में क्या होता है, 7 membered ring में भी ये जो ट्रोपाइलियर होता है 7 membered ring में भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है। तो बोथ आर अनस्टेबल, अनस्टेबल due to aromatic anti aromatic system, due to anti aromatic system, unstable due to anti aromatic system। ये क्लियर है सबको, ड्यू टू अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक सेकंड। अगर ऐसे लिख दिया मैंने, याद करो जो कार्बोकेटाइन का सबसे लास्ट केस स्टेबिलिटी का था, कार्बोकेटाइन का सबसे लास्ट केस किसका, स्टेबिलिटी का, कौन सा केस था वो, प्लस एच प्लस आई, तो वही केस है यहाँ पे। इसकी लेस स्टेबल केस क्या है, CH3 C CH3 and this is H, this is minus CH3 C H H minus CH H H minus। ये यहाँ प्लस लगाए थे प्लस, तो क्या बना था, प्लस हाईली स्टेबल बना था, देखा था फोर्थ केस ऑफ हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन, राइट, प्लस H प्लस I से स्टेबलाइज। ये हाईली अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल। तो देखो नेगेटिव चार्ज के ऊपर प्लस H नहीं लगाना है, प्लस H एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि प्लस H प्लस के ऊपर लगता है, समझा पॉइंट, नेगेटिव का नहीं लगाना है, प्लस H नहीं लगाना है। तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये प्लस H इसमें नहीं लगेगा, और माइनस H है, माइनस तो लग जाता है,
तो यहाँ डायरेक्टली लगाएंगे प्लस आई एन प्लस आई। ठीक है, तो ये प्लस आई से क्या होगा, प्लस आई से ये डिस्टेबलाइज, ये प्लस आई से क्या होगा, डिस्टेबलाइज, ये प्लस आई से होगा डिस्टेबलाइज। तो ओवर स्टेबिलिटी इट इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, बट ओवरऑल दे आर लीस्ट स्टेबल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये माइनस आई से लेस स्टेबलाइज हो रहा है। उधर का ये मोर स्टेबल था, इधर का ये लेस स्टेबल हो, ये नेगेटिव चार्ज बना है वो भी उधर का क्या था, प्लस लगा, उधर का मोर स्टेबल बन जाएगा, वेदर लेस स्टेबल बन जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव जस्ट अपोजिट होते हैं। तो भी लिखिए, तो देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये जितना हमने स्टडी किया है, जो कुछ भी स्टडी किया है, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, तो कौन सा मोर स्टेबल कौन सा लेस स्टेबल, ये जरा समराइज करा दिया। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक सिस्टम, किस केस में, ओवरऑल हमें स्किल ही देखना है, मतलब कहाँ पे रेजोनेंस है, कहाँ पे एरोमेटिक है, कहाँ पे एंटी एरोमेटिक है, कहाँ पे हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन है, कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, कौन डोमिनेट कर रहा है, किसका ज्यादा किसका कम, है ना, यही चीज है। मैंने इससे ये सारी चीजें एक तरह से रिवाइज करा के समराइज करा है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल एंड, कुछ डाउट है, क्लियर है यहाँ तक सब, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट होते हैं, तो जो पॉजिटिव में मोर स्टेबल था वो नेगेटिव में क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा, सिचुएशन कुछ वैसा ही है, ठीक है। और जो यहाँ पे लेस स्टेबल था वहां क्या बनेगा, मोर स्टेबल में चला जाएगा। तो क्योंकि फैक्टर्स अपोजिट काम करते हैं उसके अंदर, है ना। तो वही चीज लिखा है, बस हमने इसको एक बार रिकॉर्ड कर लिया ताकि पता हो। अब आप यहाँ देखो एक, तो हमने परमानेंट इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया, जितने परमानेंट इफेक्ट होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव। ठीक है, अब एक देखो, जब मैंने स्टार्टिंग किया जीओसी का, तो उसने बताया था एक टेम्पररी इफेक्ट लिखा था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ज्यादा लिखा था। परमानेंट में 3 इफेक्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया, अब लिखो टेम्पररी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट में लिखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये भी दो तरह का होता है। देखिए हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जब मैं लाइन बनाने से लाइन बनाओ, एक साइड लिखो प्लस ई और एक साइड लिखो माइनस ई, प्लस ई एंड माइनस ई। अगर देखा तो कि प्लस ई माइनस ई और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। अगर भी रिएक्शन से स्टार्टेशन से करें, सपोज करो ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, प्लस ई में दिख रहा है, पहले ये समझ लो क्या होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओके, ये डबल बॉन्ड, कोई रिएक्शन होने वाला है। अभी तो रिएक्शन होने के लिए सबसे एक्टिव साइट होती है पाई बॉन्ड, रिएक्शन की एक्टिव साइट क्या होती है, पाई बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, तो वहां पे एक सबसे फास्ट रिएक्शन हो सकता है, क्यों, ये पाई बॉन्ड लूजली हेल्डेड होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांगली हेल्डेड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड को बहुत स्ट्रांगली कैच करके रखता है, तो वो निकलने नहीं देता उसको, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली हेल्डेड, तो आसानी से निकल जाता है, मतलब वो टूट जाता है। और जो आसानी से टूटेगा वही तो रिएक्शन हो सकता है आसानी से। तो इसके पास क्या है, सिग्मा और पाई, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो एक आ गया H प्लस, H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, H प्लस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, तो किसी क्लास में
इलेक्ट्रॉन की तलाश में, राइट। और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से निकल सकता है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जैसे ही रिच डेफिशिएंट को देखेगा, रिच पुअर को देखेगा, तो रिच जो होता है पुअर की तरफ जंप करता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द attacking region. In order to join the attacking region on it and to make the reaction happen, तो होगा क्या कि कुछ ऐसा बन जाएगा, CH। अब किसी कार्बन पे हम इस H को जोड़ देंगे, तो ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये H जो है इसको मैंने यहाँ सपोज को यहाँ जोड़ दिया, ये H को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब पहले यहाँ डबल बॉन्ड हुआ करता था, आगे नहीं। अब यहाँ पे किसी जगह पे कौन आ गया, H, इस पे H पे जोड़ दिया तो H आ गया, ये H आ गया। तो अब किसको लॉस हो गया, लॉस किसको हुआ, पहले यहाँ पे वैलेंस सेटिस्फाइड थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर था, इसको क्या देखा, H प्लस देखा। H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसने क्या किया, जंप किया, इस तरह जंप किया टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, जो कि रिच है डेफिशिएंट। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, मतलब इसको जोड़ लिया। तो लॉस किसको हुआ, लॉस इसको हो गया, हुआ कि नहीं लॉस इसको। तो इससे कितने बॉन्ड हो गए, अगेन 3 बॉन्ड, तो ये बन गया प्लस, ठीक है। इसे बोलेंगे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। अब समझो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड की तरह टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन, क्या बोलेंगे इसको, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन। ये हम लोग जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत समझ में मैकेनिज्म में आएगा ये चीज, तो मैकेनिज्म का पार्ट होता है। तो ये डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड किधर मूव कर रहा है, किसको शिफ्ट कर रहा है, इसको, जो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एज अ रिजल्ट इसका पेन खुद दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, खुद दे रहा है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इससे ज्यादा किसके स्टेबल है, स्टेबल है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड एच पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं है, सी पे पॉजिटिव, तो इसने ले लिया। तो इसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन देना, किसको दिया इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, एच को दे दिया। इसे बोलते हैं प्लस का मतलब देने वाला इफेक्ट। लेकिन टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है, टेम्परेरी इफेक्ट इसलिए क्योंकि रिएक्शन का पार्ट है, रिएक्शन का पार्ट है, रिएक्शन थोड़ा और कंप्लीट होना बाकी है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इसे बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। अब देखो इसका अपोजिट, अपोजिट क्या होगा इसका, पाई बॉन्ड मूव्स अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजन, इसे क्या बोलेंगे, माइनस की इफेक्ट, तो दूर जाता है। एग्जांपल देखो, सपोज कर हमारे पास क्या सिचुएशन है, ऐसा केस में एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। ये रिएक्शन जो है ना, ये एल्कीन का रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन प्लस ई टाइप ऑफ इंपैक्ट इन एल्कीन के रिएक्शन में मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ऐसा रिएक्शन मिलेगा प्लस ई वाला एल्कीन में मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड अब डायरेक्टली रिएक्शन में जंप कर रहा है, क्योंकि हमें यही सब करना है, उसी के टूल सीख रहे हैं। तो अब यहाँ पे सपोज करो कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो ये एल्डिहाइड कीटोन में CO होता है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, प्लस है माइनस है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, एल्डिहाइड कीटोन में CO है, तो O माइनस होता है और C क्या होता है, प्लस। और ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे कि माइनस पे, प्लस पे, प्लस पे अटैक करेगा नहीं। अब ये पाई बॉन्ड है कि नहीं, ये पाई बॉन्ड है। देखो पाई बॉन्ड कैसा, क्या मतलब है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, लूजली हेल्डेड होता है, तो शिफ्ट करता रहता है। जैसे ये इधर आएगा, इससे जुड़ेगा, तो ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन बैठा है किस लिए है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो ये शिफ्ट होगा O के पास। तो ये शिफ्ट हो रहा है अवे फ्रॉम दी अटैकिंग रीजन, दिखाई दे रहा है, अवे फ्रॉम, क्योंकि जिधर से अटैकिंग रीजन आ रहा है ऐसे दूर जा रहा है, और ये किधर आ रहा है,
टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट, और ये जा रहा है, इसको दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे, ये आगे सी, ये आगे O माइनस चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज था वो क्यों आ गया इसके, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, यहाँ मूव कर गया। तो इसको हम कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड अवे फ्रॉम द अटैक, जैसे क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड इसको दे देना और पाई बॉन्ड इससे दूर ले जाना, मतलब नहीं देना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड अवे फ्रॉम अटैकिंग रीजन, अवे फ्रॉम अटैक। एल्डिहाइड कीटोन लिखा है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो इसको माइनस ई बोलते हैं। तो मूवमेंट है, मूवमेंट, मूवमेंट परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है, हुई हुई नहीं हुई नहीं हुई। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया हमारे पास कि कभी भी कोई पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, प्लस ई बोलेंगे। और पाई बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोफाइल से दूर चला गया, किसी अटैकिंग से दूर चला गया, तो क्या बोलेंगे इसको, माइनस ई, मतलब पॉइंट। तो ये मूवमेंट दिखा रहा है which is temporary, which is temporary। तो प्लस और माइनस का मतलब अभी सेम है, क्या है, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। प्लस एच का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। प्लस एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो प्लस ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। प्लस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय इलेक्ट्रोमेरिक। कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो पाई बॉन्ड डोनेट करता है, समझा भाई। और ये क्या करता है, पाई बॉन्ड नहीं डोनेट करता है, उससे दूर जाता है, उसको बोलते हैं माइनस ई। माइनस ई का मतलब इज अवे फ्रॉम दिस, तो उसके सेंस में है ये प्लस ई एन माइनस ई। यहाँ लिखा मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड अवे फ्रॉम अटैकिंग रीजन, तो बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। और यहाँ बोलते हैं मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन, तो बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। तो जब हम लोग स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, तो ये ऐसा ही कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा। तो हमें पहचानना है प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट क्या होता है। ये क्लियर है क्या, ये सबको ये क्या बताया प्लस ई माइनस ई का मतलब, राइट। मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड अवे फ्रॉम अटैकिंग रीजन, माइनस ई। तो अगर एक वर्ड में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना तो क्या है, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड मे बी टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट और अवे फ्रॉम, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आएगा तो उसकी तरफ मूव कर जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तो उससे दूर चला जाएगा, ये लॉजिक है। लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या लिखा है, टुवर्ड्स एंड अवे पाई बॉन्ड, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड अवे फ्रॉम अटैकिंग रीजन। तो क्या लिखे, नहीं हुआ। अच्छा कोई भी ऐसा टॉपिक बात मत करो, कोई भी ऐसा टॉपिक है जब भी मैंने कराया उसमें कुछ समझा नहीं हो, फिर से एक सेकंड रिवाइज कराना है। तो अब देखो जितनी चीजें हुई है ना उसमें से क्वेश्चन के थ्रू ही अब हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना, या जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी थ्रू क्वेश्चन। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है, राइट। थियरी, कॉन्सेप्ट्स, ये सब हम लोग और पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और बच्चा है बता देता हूँ, दैट इज ब्रेड्स रूल, ठीक है। जीओसी में तो लिख लो इसको, ब्रेड्स रूल लिखो, ये लिखे हो क्या, पहले इसको लिख लो। तो अपना जीओसी सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर अपन अभी ब्रेड्स रूल बता देता हूँ।
ये खत्म होते होते टाइम हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिएक्शंस है, टेस्ट है, तो वो करेंगे। देन पूरा एक चैप्टर सम बेसिक टूल्स एंड केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो एक कोर है मेन। ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, सब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में हो गया। देखिए, ओके, अब एक रूल लिख लो, जो एक बेसिक रूल है, ध्यान रखना है इसको। उसको कहते हैं ब्रेड्स रूल, BREDTS, ब्रेड्स रूल। BREDTS, ब्रेड्स रूल। लिखो, ब्रेड्स रूल लिखो। ये बना के हुआ नहीं लगा, हो गया तो बना के नहीं 22 साइक्लिक कंपाउंड पता है क्या? 22 साइक्लिक कंपाउंड्स, 22 साइक्लिक कंपाउंड्स। 22 साइक्लिक मतलब क्या होता है? जिसमें दो दो रिंग्स होती है। ठीक है, 22 साइक्लिक 2 रिंग्स। ये कैसे कंपाउंड है? एक रिंग वाला कि दो रिंग वाला? एक ही रिंग है, इसलिए 22 साइक्लिक नहीं है। लेकिन अगर तुमने क्या कर देखो, किसी दो कार्बन को पकड़ के इसके बीच में एक और कनेक्शन डाल दिया, इसको मतलब 22 साइक्लिक, राइट? ये 22 साइक्लिक में से दो रिंग आ गए, इधर 5 मेंबर थे, इधर 5 मेंबर। ओके, किसी कंपाउंड को ऐसे भी देख सकते हो, सपोज मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन। इसको पैरेलल ऐसे बना सकते हो। तो पहले 6 मेंबर रिंग को ऐसे बनाया, कभी-कभी ऐसे बनाते हैं। ये कंपाउंड है, इसको लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हो गया। और सेवेंथ कार्बन जो लगा हुआ है ना, सेवेंथ कार्बन, कभी कभी ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे भी दिखाते हैं। सेवेंथ कार्बन 1 और 4 के बीच में लगा हुआ है, तो ये सेवेंथ कार्बन दिख रहा है। तो पैरेलल दो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर सेम ही है। दोनों क्या है? बाई साइकिल कंपाउंड, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर, दोनों एक ही चीज है। इसको हमने अलग तरीके से बनाया, उसको हमने अलग तरीके से, दैट इज सेम चीज। सबको समझ पाएंगे? अब इसमें ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट जो होता है, इसको हम कहते हैं ब्रिज हेड पॉइंट। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कौन सा पॉइंट है? ब्रिज हेड पॉइंट वो है जिसके कार्बन, ठीक है, इसको ब्रिज हेड को बाई साइक्लिक कंपाउंड में वो सेंटर जहां से तीन तीन कार्बन जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिज हेड सेंटर, ब्रिज हेड सेंटर कार्बन। और ब्रिज हेड सेंटर कार्बन जो होता है वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होता है, जैसे होता है ब्रिज होता है, ब्रिज, तो ब्रिज का जो बैलेंस पॉइंट होता है ना, किसी ब्रिज का जो बहुत वेट है, बहुत ज्यादा उस पर लोड है, तो उसका जो बैलेंस एक ही जगह पे होता है, कोई जगह होती है यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही इस मॉलिक्यूल का सेंटर कहाँ है? ब्रिज हेड पॉइंट, जो बहुत सेंसिटिव पोजीशन, बहुत सेंसिटिव पोजीशन। तो इस ब्रिज हेड पॉइंट को एकदम लॉक करके रखता है। अगर कोई बाइसेल कंपाउंड है, क्या होगा? ब्रिज हेड पॉइंट को क्या करेगा? लॉक करके रखता है। ब्रेड्स रूल कहता है कि अगर कोई कार्बोकेटायन आ गया, सपोज करो ब्रिज हेड पॉइंट पे, ब्रिज हेड पॉइंट पे अगर कोई कार्बोकेटायन आ गया, या कार्बन आयन आ गया, ठीक है, या कार्बन आयन आ गया, या फिर क्या आ गया, रेडिकल आ गया, कोई भी इंटरमीडिएट आ गया किसी भी तरह से, तो दैट इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। ब्रेड्स रूल कहता है कि एट ब्रिज हेड पॉइंट कार्बोकेटायन, नेगेटिव चार्ज और रेडिकल, एनी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज नॉट स्टेबल। क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि कार्बोकेटायन कैसे स्टेबलाइज होगा? कैसे स्टेबलाइज होगा? इलेक्ट्रॉन देने से। इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे? या तो इंडक्टिव इफेक्ट से देखो, या रेजोनेंस से दोगे, या हाइपर कॉन्जुगेशन दोगे। तो ऐसा होगा तो मूवमेंट होगा कुछ, मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो डबल क्या बनेगा, सिंगल क्या बनेगा? डबल बनेगा ना।
सिंगल डबल में कन्वर्जन होगा, तो वो कर ही नहीं सकता इस जगह पे। ब्रिज हेड पॉइंट पे सिंगल से डबल वाला काम कर ही नहीं सकता, कोई रिस्क ले ही नहीं सकता है कि सिंगल से डबल नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें बॉन्ड टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा। अब वहां पे बॉन्ड टूट ही नहीं सकता है, क्योंकि टूटा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, है ना। तो ब्रिज हेड पॉइंट बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो ब्रिज हेड पे कोई इफेक्ट नहीं अप्लाई होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ले लो, हाइपर कॉन्जुगेशन ले लो, या फिर रेजोनेंस ले लो, ब्रिज हेड पे अप्लाई नहीं होने वाला। और यही रीजन है कि ब्रिज हेड पे कोई भी इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं होगा। अगर कोई इफेक्ट ही अप्लाई नहीं होगा तो स्टेबल कैसे होगा, राइट। इट इज नॉट स्टेबल। उसका रीजन है इट इज सेंसिटिव पोजीशन। ठीक है, तो इसको लिखा देता हूँ, इसमें लिख लो एट ब्रिज हेड पॉइंट। इसको बना लो पहले, फिर मैं लिखा देता हूँ। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ और नहीं, बस ड्राइंग है। ये स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, और उसकी स्टेबिलिटी है। यहाँ से उठेगा, यहाँ से कुछ निकलेगा, वहां से कुछ जुड़ेगा, यही सारी चीजें हैं। बस हमें तोड़ना जोड़ना सीखना है, और उसकी स्टेबिलिटी को सीखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। और उसके लिए जो टूल्स अप्लाई होते हैं, कहाँ से तोड़ना है, कहाँ से जोड़ना है, किसको प्लस देना है, किसको माइनस देना है, कौन स्टेबलाइज कौन डिस्टेबलाइज, उन्हीं सारे टूल्स से बस सीख गए तो समझ में आ जाएगा कहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे स्टेबल क्यों, यहाँ पे स्टेबल क्यों। तो हम रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द जीओसी। ओके, देखिए अब देखो इसमें according to this rule at bridge head point at bridge head point, none of the intermediates are stable. None of the intermediates are stable because it is a sensitive point. It is a sensitive point to where no effects, no effects. It is a sensitive point to where no effects. Effects का मतलब क्या? EDE. कौन सा effect? Electron displacement effect. No effect. मतलब लिखो EDE. No effects. ब्रैकेट में EDE is applied. EDE का मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नो इफेक्ट ब्रैकेट में EDE is applied. No effect is applied. नो इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या? ED, ED मतलब आप तीनों को एक साथ क्या बोलूंगा? रेजोनेंस भी बोलना है, इंडक्टिव भी बोलना है, तो क्या बोलूंगा? ED बोलो, ठीक है। तो ED मतलब तीनों को एक साथ बोलूंगा। अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, are in the following in order of their stability. Are in the following in order of their stability.
Arrange the following in order of their stability. Arrange the following in order of their stability. इन चारों को लगाओ स्टेबिलिटी ऑर्डर में। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? मोस्ट स्टेबल। सेकंड मोस्ट स्टेबल कौन सा? सेकंड। थर्ड मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए सबसे फास्ट देखो, फोर्थ वाला बना क्या हो गया? फोर्थ वाला तो कैटेगराइज है, कैसा कार्बोकेटायन है वो? कैसा कार्बोकेटायन है? ब्रिज हेड कार्बोकेटायन, ठीक है, बाई साइड पे ब्रिज हेड। ब्रिज हेड मतलब वो कभी स्टेबल होता ही नहीं, उसका पीछे वाला सबसे पीछे लीस्ट स्टेबल केस हो गया, लीस्ट स्टेबल। उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, छोड़ दो उसकी बातें, छोड़। ब्रिज हेड है, समझा पॉइंट? तो वो सबसे पीछे गया फोर्थ, ब्रिज हेड सबसे पीछे, क्योंकि वहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, ना रेजोनेंस देखना, ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ना इंडक्टिव इफेक्ट, तो कैसे देखना है स्टेबिलिटी? देखना ही नहीं फिर, इसका मतलब क्या है? वो लेस स्टेबल। स्टेबिलिटी देखना है 1 2 3 में, तो बताओ 1 2 3 में किसी में रेजोनेंस है क्या? फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है। लोन पेयर है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेकअप किया करो अपना, नहीं मॉलिक्यूल का। समझा? ये देखो, पहले क्या करेंगे, यहाँ लोन पेयर बनाएंगे, यहाँ क्या बनाएंगे? लोन पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ये लोन पेयर का क्या है? डायरेक्ट कॉन्जुगेशन, ओके। तो इधर से स्टेबलाइज हो रहा है डायरेक्ट कॉन्जुगेशन से, और ये इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है बाय कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड है ना इधर, ठीक है। तो ओवरऑल ये इधर से भी स्टेबलाइज, इधर से भी स्टेबलाइज, राइट? तो डबल स्टेबलाइज हो गया ना, इधर डायरेक्ट कॉन्जुगेशन, इधर रेजोनेंस। तो इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस इस वाले केस में, सिर्फ एक रेजोनेंस पार्ट ही आएगा, इधर से ही रेजोनेंस आएगा, इधर से रेजोनेंस, ओके। तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें डबल रेजोनेंस है, इधर का भी रेजोनेंस, उधर का भी रेजोनेंस, मोर डीलोकलाइजेशन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ये ज्यादा स्टेबल। और इस वाले केस में रेजोनेंस नहीं है बिकॉज डायरेक्ट कॉन्जुगेशन ही नहीं है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ तो है ही। तो रेजोनेंस नहीं है तो दूसरा इफेक्ट क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी देखने की जरूरत है नहीं, इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज है 3n1, इसके बाद 4 अल्फा हाइड्रोजन करते हैं प्लस H इफेक्ट का स्टेबलाइजेशन। बट ओवरऑल हाइपर कॉन्जुगेशन तो रेजोनेंस से कम ही होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4 क्योंकि वो ब्रिज हेड है, समझा पॉइंट? तो हमें क्या करना है, पहले रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, और फिर इंडक्टिव सिस्टमैटिकली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जस्ट को ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया लिख के ये। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको सोचना जरा, फिर उसके बाद मैं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और जो हम लोग जो मैं टीपी दूंगा भी नेक्स्ट वीक, मोस्टली क्लास होगी अभी, तो जो टीपी दूंगा भी एक तुम्हें टॉपिक बूस्टर दे रहा हूँ जीओसी का, वो एनडीपी, ये दोनों को कंप्लीट पहले इसको करना है, ठीक है। उसको वो कंप्लीट करोगे, फिर एक और दूंगा थोड़ा सा और टफ लेवल पे दूंगा, देन योर जीओसी विल बी कंप्लीट। तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना वो इजी होगा। तो इसको लिख लो, कौन ज्यादा स्टेबल है।
ठीक है, इसमें देखो जस्ट लॉजिक लगाना है, पहले रेजोनेंस फिर हाइपर मान लेंगे और फिर इफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ दी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो देख लेना और साथ में एडीपी भी कंप्लीट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।